तक आपने देखा। कब्र से जागा हुआ मुर्दा कहने पर विजय के कर रहा है लोगों के खून। श्वेता और तनवीर को खत्म करने के बाद अब वो पहुंचा है रिया के घर। रिया ने जैसे ही स्टोर रूम में कदम रखा, मुर्दे का भयानक रूप देखकर उसका दिल दहल उठा। उसके दिमाग में सैकड़ों कीड़े रेंग रहे थे। आंखें तेज पीली थी और चेहरा भी बहुत भयानक था। साथ ही साथ उसके शरीर से सड़े मांस की बदबू भी आ रही थी। वो बहुत ही डरी हुई हालत में वहां से भागी और अपने कमरे के अंदर जाकर बंद हो गई। उसने कांपते हुए हाथों से विशाल को कॉल किया। विशाल, विशाल तुम कहाँ हो? क्या हुआ रिया, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? तभी दरवाजे पर जोर जोर की धम धम होने लगी और डर के मारे उसके हाथ से मोबाइल छूट गया। वो लगातार चिल्ला रही थी और धम धम की भयंकर आवाज उसके दिल को दहला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजा अभी टूट जाएगा और वो अंदर आ जाएगा। रिया डरती डरती चिल्लाते हुए उल्टे कदम से पीछे हो रही थी। जब उसकी कमर पीछे की दीवार से लगी तो दरवाजे की आवाज बंद हो गई और एकदम सन्नाटा छा गया। रिया की सांसें फूल चुकी थी। वो लंबे लंबे सांस लेते हुए दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी पीछे से दीवार को तोड़ते हुए मुर्दे के दोनों हाथ बाहर निकले और रिया को दबोच लिया। थोड़ी देर बाद जब विशाल रिया के फ्लैट पर पहुंचा तो वो वहां नहीं थी। उसने घर की खराब हालत देखी तो परेशान हो उठा। रिया का मोबाइल भी कमरे में ही पड़ा था। अभी वो इन सब बातों को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि उसके मोबाइल पर राहुल का कॉल आया। विशाल, तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से रिया के पास पहुँचो, उसकी जान को खतरा है। मैं रिया के फ्लैट पर ही हूँ, लेकिन वो यहाँ नहीं है। उसका कमरा भी बहुत खराब हालत में है। ओह नो, तुम जल्दी से हॉस्टल आ जाओ, कहीं देर ना हो जाए। उसकी बात सुनकर विशाल तेजी से हॉस्टल पहुंचा। राहुल कमरे में अकेला था और वो काफी डरा हुआ लग रहा था। राहुल, जल्दी से बताओ कि रिया कहाँ होगी और तुम इतना डरे हुए क्यों हो? विशाल, विजय तुम्हारी मंगेतर रिया से प्यार करता है। रिया ने उसे रिजेक्ट किया तो उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उसने काले जादू का इस्तेमाल किया। ये तुम क्या कह रहे हो? उस दिन जब रिया ने उसको पूरे कॉलेज के सामने बातें सुनाई तो उससे ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुई। श्वेता और तनवीर भी इसी वजह से मारे गए, क्योंकि उस टाइम वो उस पर हंस रहे थे। अब वो रिया को भी मारने वाला है। ये सुनकर विशाल बेहद डर गया। प्लीज मुझे ठीक से बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो और मेरी रिया इस टाइम कहाँ होगी? विजय ने काले जादू के जरिए अपने खून की आहुति देकर एक मुर्दे को जिंदा किया है। इस विद्या के जरिए मुर्दा जिंदा हो जाता है और जिंदा करने वाला उसके जरिए किसी भी 3 लोगों को मरवा सकता है। मुर्दे के जिंदा होने के बाद उसकी कब्र के अंदर जिन 3 लोगों की एक एक चीज डाली जाएगी, वो मुर्दा उसकी जान लेकर उनकी आत्माओं को अपने साथ काली दुनिया में ले जाएगा और फिर वो हमेशा वही रहेंगे। विजय ने उस मुर्दे को जगाकर श्वेता, तनवीर और रिया की एक एक चीज को उसकी कब्र में डाल दिया था। इसलिए उसने श्वेता और तनवीर की जान तो ले ली है, अब वो रिया को भी खत्म करने वाला है। तो क्या रिया की वो चीज उसकी कब्र से निकालने पर उसकी जान बचाई जा सकती है? हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन रिया की जगह हमें किसी और इंसान की कोई चीज उस कब्र में डालनी होगी, तभी वो मुर्दा रिया की जगह उस इंसान को खत्म कर उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाएगा। ये सुनते ही विशाल ने देरी नहीं की और सीधा कब्रिस्तान को चल दिया। दूसरी तरफ अब रिया को होश आ चुका था। उसने आंखें खोलकर देखी तो सामने वही मुर्दा खड़ा हुआ था और विजय उसकी खुदी कब्र से थोड़ी ही दूर जमीन पर एक गोल घेरा बनाकर उसके सामने बैठा हुआ मंत्र पढ़ रहा था। विजय, विजय तुम यहाँ? प्लीज, प्लीज मुझे इस दरिंदे से बचा लो।
मैं तुम्हें इससे क्यों बचाऊंगा? इसे तो मैंने जिंदा ही इसलिए किया था कि तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की आत्माएं इसके हवाले करके तुमसे अपनी इंसल्ट का बदला ले सको। ये सुनते ही रिया हैरान रह गई और बोली, तुमने इस मुर्दे को जिंदा किया है? हाँ, और अब तुम काली दुनिया में जाकर हमेशा हमेशा के लिए इस मुर्दे के साथ ही रहने वाली हो। उसके इतना सुनते ही मुर्दा रिया की तरफ बढ़ने लगा। रिया उठकर भागी तो मुर्दा एकदम से रिया के ऊपर झपट पड़ा और उसके जिस्म को नोचने लगा। वो अपने नाखूनों से उस पर हमला करने लगा। रिया चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन वो उसके जिस्म को नोचता रहा। विजय जोर जोर से मंत्र पढ़ रहा था। उसके मंत्रों की शक्ति से जिस गोल घेरे के सामने वो बैठा हुआ था, वहाँ की जमीन फट पड़ी और वहाँ काली दुनिया का दरवाजा बन गया। मुर्दे ने रिया के बाल पकड़े और उसको दरवाजे की तरफ घसीटने लगा। विजय लगातार हंस रहा था और रिया लगातार चिल्ला रही थी। तभी वहाँ पर विशाल और राहुल भी पहुँच गए। रिया, छोड़ मेरी रिया को, छोड़ दे। अब विशाल को राहुल की कही बात याद आई। अगर रिया की वो चीज जो मुर्दे के कब्र में पड़ी है, उसको निकालकर उसकी जगह किसी और इंसान की चीज डाल दी जाए, तो वो मुर्दा रिया को छोड़कर उसकी जगह उस इंसान की आत्मा को अपने साथ ले जाएगा। विशाल ने देखा कि विजय की शर्ट के पॉकेट में उसका पेन लगा हुआ है। उसने विजय की पॉकेट से पेन निकाल लिया। पेन लेकर वो कब्र के पास गया। उसने कब्र में गिरा हुआ रिया का पेंडेंट निकाला और विजय का पेन उसके अंदर फेंक दिया। मुर्दा, जो कि अभी तक रिया के बाल को पकड़कर उसको दरवाजे की तरफ घसीट रहा था, उसने अचानक से रिया को छोड़ दिया। ये तू क्या कर रहा है? रिया को तूने क्यों छोड़ा? अब इसकी जगह मैं तुझे अपने साथ काली दुनिया में लेकर जाऊंगा। अब विधि बदल चुकी है। ऐसा कहकर उसने विजय की गर्दन पकड़ी और उसको गड्ढे की तरफ घसीटने लगा। विशाल ने रिया को संभाला। विशाल, उसका नाम पुकारते हुए उसके गले लग गई। दोनों खड़े विजय की मौत का तमाशा देखने लगे। मुर्दा विजय को लेकर तेजी से उस गड्ढे के अंदर समा गया, जो कि काली दुनिया का दरवाजा था। कब्रिस्तान के अंदर विजय की आखिरी चीख गूंज कर रह गई। हर किसी इंसान की अपनी पसंद नापसंद होती है और उसको उसे चुनने का पूरा हक होता है। बुरी ताकतों के जरिए हम कभी सच्चे प्यार को नहीं पा सकते। हजरतगंज स्टेशन पर आज रवि ने कूली का काम शुरू किया था। तुम यहाँ नए हो भाई, इसीलिए बता देता हूँ। रात को 11:50 की लास्ट ट्रेन आती है। उसके बाद इस स्टेशन पर रुकना हानिकारक है, इसलिए 11:50 की ट्रेन के जाते ही यहाँ से चले जाना। ठीक है भाई। रवि ने कुमार की बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। उस दिन रवि का पहला दिन था कूली के काम का। जैसे ही कोई ट्रेन रुकती वो दौड़ पड़ता और मुसाफिरों का सामान ढोकर उनसे पैसे कमाने लगा। शाम तक सब कुछ ठीक था, पर अचानक रवि की पीठ में दर्द होने लगा। लगता है इतना वजन को ढोकर कमर में दर्द हो गया है। कोई नहीं, पहला दिन है ना तेरा, ऐसा होता है। एक काम कर, वेटिंग रूम में जाकर थोड़ी देर सो ले, तुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी अभी 1 घंटा कोई गाड़ी नहीं आने वाली। ठीक है भाई। कुमार पुराना कूली था। वो गाड़ियों के बारे में अच्छे से जानता था, इसलिए रवि ने उसकी बात सुन ली और वो वेटिंग रूम में चला गया। वो स्टेशन ज्यादा देर खाली रहता था, इसीलिए रवि वहीं सो गया। कई घंटे बीत गए। जब रवि की आंख खुली तो घड़ी में 11:50 हो रहे थे और आखिरी ट्रेन उसके सामने से जा रही थी। स्टेशन खाली और सुनसान हो चुका था। अरे बाप रे, मैं तो बहुत देर सो गया। अभी तो आखिरी ट्रेन भी चली गई। अब यहाँ रुककर क्या करूँगा? घर जाता हूँ। रवि स्टेशन से बाहर निकल ही रहा था कि अचानक
उसे ट्रेन की आवाज सुनाई दी। अब ये कौन सी ट्रेन आ गई? कुमार भाई ने तो कहा था कि 11:50 की आखिरी ट्रेन है। रवि ये देखने आगे गया कि वो कौन सी ट्रेन है, तो उसने देखा कि वो एक मालगाड़ी है। ये तो एक मालगाड़ी है, लेकिन ये खाली स्टेशन पर क्यों रुकी है? रवि देख ही रहा था कि अचानक मालगाड़ी का दरवाजा खुला, पर बाहर कोई नहीं आया। रवि कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर प्लेटफॉर्म पर आगे चलने लगा। वो आगे दूसरे दरवाजे के पास पहुंचा और वो दरवाजा खुल गया। अब ये क्यों खुला? रवि ने इस दरवाजे पर भी ध्यान नहीं दिया। वो आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद तीसरा दरवाजा खुला और फिर चौथा। अब रवि हड़बड़ा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मालगाड़ी के दरवाजे क्यों खुल रहे हैं। जब अगला दरवाजा खुला तो उसने अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर घनघोर अंधेरा था और जैसे ही रवि ने अपनी गर्दन अंदर डाली, उसे किसी ने मालगाड़ी के अंदर खींच लिया। कौन है? कौन है? रवि डरा हुआ था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे डिब्बे में अंधेरा ही अंधेरा था। कौन है? कौन है यहाँ? अचानक डिब्बे में रोशनी आई और फिर रवि को एक लड़की दिखाई दी। लड़की का चेहरा बालों से ढका हुआ था। कौन है तुम? वो लड़की भूतों की तरह हंसने लगी। रवि डर गया। वो यहाँ वहाँ भागने लगा, पर वो किसी से टकराया और वहीं गिर गया। उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सिर कटा भूत था। बचाओ! 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 रवि दरवाजे से बाहर आने के लिए कूदा तो उस लड़की के भूत ने रवि के पैर पकड़कर उसे अंदर घसीट लिया। इस मालगाड़ी में आने की इजाजत है, पर जाने की नहीं। मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मुझे छोड़ दो। तभी रवि के सामने एक और भूत आया, बूढ़ा भूत। तुमने कुछ बिगाड़ा नहीं, पर तुमने गलती कर दी। इस मालगाड़ी के अंदर आकर, ये हमारी मालगाड़ी है, भूतों की मालगाड़ी। रवि के आसपास खड़े सारे भूत जोर जोर से हंसने लगे। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उस बड़े सिरकटे भूत ने रवि को हवा में उछाल दिया और झट से उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। रवि वहीं मर गया और मिनटों में रवि की आत्मा उसके शरीर से बाहर आ गई। हमारे गिरोह में तुम्हारा स्वागत है। रवि भूत बनकर अब भूतों की मालगाड़ी में ही कैद हो गया। अगली सुबह हुई और कुमार रवि को ढूंढ रहा था। अरे भाई, तुमने रवि को कहीं देखा क्या? नहीं भाई, लगता है आज वो काम पर नहीं आया। वैसे भी कल उसकी पीठ दुख रही थी, शायद इसीलिए नहीं आया होगा। खैर कोई नहीं। कुमार रोज की तरह अपना काम करता गया। गाड़ियां आती गईं और वो मुसाफिरों के सामान सिर पर ढोकर पैसे कमाता गया। कई दिन बीत गए पर कुमार को रवि दिखाई नहीं दिया। अचानक ये रवि कहाँ गायब हो सकता है? शायद उससे ये काम जमा नहीं होगा, इसीलिए चला गया होगा। कुछ दिन और बीते और एक रात कुमार को स्टेशन पर देर हो गई। उसने घड़ी में देखा तो 11:50 हो चुके थे। स्टेशन पूरा खाली हो चुका था। अब मुझे जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। कुमार पूरी तेजी से प्लेटफॉर्म से बाहर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक एक मालगाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुकी। कुमार ने मालगाड़ी की ओर देखा, पर फिर भी वो चलता रहा। अचानक उसे पीछे से किसी ने पुकारा, कुमार भाई। जानी पहचानी आवाज सुनकर कुमार पीछे मुड़ा। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? देख 11:50 हो चुके हैं, चल जल्दी निकल यहाँ से।
यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, चल। कुमार ने रवि का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। रवि का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। तेरा हाथ इतना ठंडा क्यों है? कुमार बोल ही रहा था कि रवि का पूरा शरीर सफेद हो गया और उसकी आंखें लाल हो गईं। रवि भूत में बदल गया और रवि ने कुमार का हाथ पकड़ लिया। कुमार भागने की कोशिश करने लगा। छोड़ दो मुझे रवि। रवि का भूत कुमार को घसीटते हुए मालगाड़ी के डिब्बे के अंदर ले गया। मालगाड़ी के डिब्बे के अंदर अचानक से रोशनी हो गई और कुमार के सामने एक एक करके कई भूत आ गए। बचाओ 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 मुझे। कोई नहीं बचाएगा। सिर कटे भूत ने कुमार की गर्दन पकड़ ली। कुमार की आंखों में डर था। सिर कटे भूत ने कुमार की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी और कुमार का भूत भी उसी मालगाड़ी में कैद हो गया। स्वागत है तुम्हारा हमारे गिरोह में। कुमार भी मरकर भूत की मालगाड़ी में कैद हो गया। अब ना जाने भूतों की मालगाड़ी फिर किसकी जान ले लेगी। रोज 11:50 के बाद ये भूतों की मालगाड़ी हजरतगंज स्टेशन पर रुकती थी अपने अगले शिकार की तलाश में। अमावस्या की रात का समय है। सतपुड़ा के घने सुनसान जंगल इलाके से एक कार तेजी के साथ गुजर रही है, जिसको सौरभ चला रहा है। वो बहुत ही खुश है। तभी सीट पर रखा उसका मोबाइल बजने लगा। क्या हुआ राहुल? अरे क्या तुम्हें थोड़ा सा भी सब्र नहीं रहता? अरे मैंने कहा था ना कि हवेली मेरे नाम होते ही मैं तुझे तेरे हिस्से के पैसे दे दूंगा। अरे यार 15 दिन निकल चुके हैं दोस्त। आखिर कब हवेली तेरे नाम होगी और कब तू मेरे पैसे देगा? देरी क्यों हो रही है? अरे भाई तू थोड़ा सब्र रख। देरी कोर्ट की तरफ से हो रही है। अब मेरी इसमें क्या गलती है? जैसे ही काम होता है मैं तुझसे खुद बात करूंगा। अब फोन रख रहा हूं। बार बार कॉल मत करना यार। सौरभ ने जैसे ही कॉल काटी, अचानक उसकी कार बंद हो गई। अरे यार अब इस कार को क्या हुआ? अचानक से बंद क्यों हो गई? पेट्रोल तो इसमें फुल है। उसने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। सामने देखने के बाद वो चौंक गया। उसके होश उड़ गए। कार गांव के पुराने खंडहर के सामने खड़ी है। अरे मैं इस जगह कैसे आ गया? लगता है मैं बात करते करते रास्ता भटक गया हूं। सौरभ ने कार फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हुई। वो झुंझलाता हुआ कार से बाहर निकला। अरे यार मैं तो अपनी हवेली जा रहा था, फिर इस खंडहर के सामने कैसे पहुंच गया? मैंने आज दारू भी नहीं पी है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या माजरा है। तभी सौरभ के पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो उसके सामने लाल साड़ी में एक चुड़ैल खड़ी है। चुड़ैल की आंखें तेज लाल अंगारों के जैसे चमक रही हैं। उसके हाथों के नाखून खूनी खंजर जैसे लंबे हैं, जिनसे खून टप टप कर जमीन पर गिर रहा है। नहीं ये संभव नहीं है। ये नहीं हो सकता। तुम वापस कैसे आ सकती हो? मैं वापस आ चुकी हूँ और तुझसे अपना बदला जरूर लूंगी। नहीं नहीं नहीं। सौरभ जोर जोर से चिल्लाया और वहां से भागने लगा। चुड़ैल ने उसे अपनी शक्ति से हवा में उठा लिया और फिर खंडहर के अंदर फेंक दिया। सौरभ जोर से चिल्लाया और जैसे ही जमीन पर गिरा, चुड़ैल उसके सामने आ गई। उसने उसकी गर्दन पकड़कर
दूसरे हाथ से उसकी आंखों में अपने पैने नाखून मारकर अंधा कर दिया। मुझे छोड़ दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। सौरभ, ये तेरे किए की सजा है, धोखेबाज कहीं के। चुड़ैल ने सौरभ की गर्दन पकड़कर मरोड़कर तोड़ दी। एक ही झटके में सौरभ को खत्म कर दिया। अब मैं अपनी मौत का बदला लिए बिना नहीं जाऊंगी, उसको भी इसी खंडर में लाकर मारूंगी। चुड़ैल वापस आ चुकी है। इस घटना को 5 दिन हो गए। राहुल और रोशनी एक बेड पर सोए हैं। अचानक राहुल को महसूस हुआ कि चुड़ैल उसका गला पकड़कर दबा रही है। चुड़ैल हंस रही है। आज मैं तुझे मार कर रहूंगी। मेरी हवेली के पैसे खाना चाहते थे ना? चुड़ैल की बात सुनते ही राहुल डर कर चिल्लाने लगा। पास में सो रही उसकी पत्नी जग गई और बोली, राहुल क्या हुआ? आप इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? राहुल ने उससे कुछ नहीं कहा और अपना डर छिपाते हुए बोला, कुछ नहीं, मैंने बुरा सपना देखा। तुम सो जाओ। इतना कहकर राहुल चादर ढककर जल्दी से आंखें बंद करके सो गया। कुछ दिन बाद रोशनी इस बात से हैरान है कि उस रात के बाद से हर रात वो डर कर बैठ जाता है। एक रात राहुल चादर से खुद को पूरी तरह ढककर कांप रहा है और सोने की कोशिश कर रहा है। रोशनी पति की हालत देखकर परेशान हो गई। मैंने अपने पति का ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं देखा। राहुल मुझसे जरूर कुछ छुपा रहा है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। राहुल के सपने में फिर चुड़ैल आई और बोली, राहुल, उस खंडर में मेरी लाश है। अगर तुम जीना चाहते हो तो वहां जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दो, वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगी, जैसे सौरभ को मार दिया। राहुल उठा और अपने कमरे से निकलकर बाहर जाने लगा। रोशनी सोने का सिर्फ नाटक कर रही थी। वो भी जल्दी से खड़ी हुई और फिर चुपके से राहुल के पीछे पीछे जाने लगी। राहुल घर से बाहर निकलकर जंगल की तरफ जाने लगा। रोशनी भी दबे पांव उसका पीछा कर रही है। राहुल उसी पुराने खंडहर के सामने आकर रुक गया। ममता, ममता कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार करके तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। राहुल के इतना कहते ही हवेली में तेज तेज हवाएं चलने लगी। एक झोंके ने राहुल को हवा में उठाया और उसको खंडहर में लाकर पटक दिया। रोशनी भी खंडहर के अंदर तक पहुंची। उसको देखकर राहुल चौंक गया और बोला, अरे तुम यहाँ कैसे पहुंची? यहाँ खतरा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे बताओगे ये सब क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ रोशनी, सब बताता हूँ। सौरभ और मैं बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। गांव के सबसे अमीर ठाकुर की एक लड़की थी ममता, जो अब चुड़ैल बन गई है, जिसके नाम गांव की सबसे बड़ी हवेली थी। मैं और सौरभ ममता को अपने प्यार में फंसाकर हवेली अपने नाम करना चाहते थे। सौरभ ने ममता से शादी कर ली। जैसे ही ममता सौरभ के नाम पर हवेली करेगी तो हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। लेकिन ममता शादी के बाद हवेली को सौरभ के नाम करने को तैयार नहीं हुई। अगर वो उससे जबरदस्ती करता तो वो समझ जाती कि उससे प्यार का सिर्फ नाटक करता है। इसलिए मैंने और सौरभ ने प्लान बनाया कि ममता को रास्ते से ही हटा देते हैं। एक रात सौरभ ने ममता को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दिया और फिर उसको लेकर खंडहर में आए। ममता को मारकर खंडहर में ही दफना दिया। लेकिन पता नहीं मरने के बाद भी ममता वापस कैसे आ गई। उसने सौरभ को मार दिया और अब मुझे भी नहीं छोड़ेगी। तभी दोनों के सामने ममता चुड़ैल नजर आई, जिसको देखकर दोनों बेहद डर गए। मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दूंगा। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने तुझे यहाँ लाने के लिए झूठ कहा था। इसका मरना अब तय है।
ममता ने राहुल को पकड़ा और दीवार पर फेंक दिया। घर की दीवार पर लगा पुराना खूंटा राहुल के सीने के आर पार हो गया और वो उसी पर टंग कर रह गया। मेरा बदला पूरा हुआ।